हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है दोस्तों? आज चंद मिनटों की देरी हुई। हाँ, आवाज़ आ रही है। ओके गाइस। हाँ हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है और जिसी को आपके सूक्ष्म रूप में रासुका कहा जाता है। आपने सुना होगा रासुका लग गई, इस पर तो रासुका लग गई। रासुका लगने का मतलब एक तरह से देश की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को एक तरह से चुनौती देने वाले कृत्य को करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए और उसको स्पेशली डिटेन करने के लिए, उसको निरोध बंद करने के लिए, उसको निरुद्ध रखने के लिए, उसको नजरबंद करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि छोटा सा एक्ट है, कुल मिलाकर 18 धाराएं हैं, तो समझने में 2 दिन से ज्यादा न लगेगा, बट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसको गंभीरता से आपको जानना है, गंभीरता से आपको समझने का प्रयास करना है। आप सभी को गुड आफ्टरनून गाइज, नमस्कार। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर आज की शानदार जानदार जबरदस्त क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ, हम लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। और आज की पीडीएफ में आपको मजा आएगा, क्योंकि आज मेहनत करके और इसको बनाया गया है। आज बहुत मेहनत करके एक लड़के ने, जो हमारे यहाँ पे टाइपिस्ट टीम है उनमें से एक बहुत शानदार बंदा है, उसने इसको बनाया है, तैयार किया है पूरे अच्छे ढंग से। तो आपको पीडीएफ अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में भी आपको मजा आएगा, पीडीएफ से पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? हम लोग शुरू करने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके बारे में पहले मैं मौलिक चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूं, फिर आपको थोड़ा सा आगे की तरफ इसमें लेकर के चलेंगे। हमारा कौन सा एक्ट शुरू होने वाला है? शुरू होने वाला है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये एक्ट कब का है? ये 1980 का एक्ट है, 1980 का एक्ट है। इसी का यदि आपको हिंदी रूपांतर देखना हो तो आप क्या लिख देंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। 1980। तो अब इसका शो है ना, इसको अंग्रेजी में अगर शॉर्ट आप लिखना चाहो तो अंग्रेजी में यहां से क्या आया? यहां से आपका एन आया, यहां से आपका एस आया और यहां से आपका ए आया। अब आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो? तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, आपने देखा भी होगा कि अभी हम ईपीए लिख रहे थे तो बहुत सारे बच्चों को लास्ट वाले एक्ट में बात समझ में नहीं आई कि व्हाट ईपीए। तो ईपीए स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि नेशनल से एन आया है, एस से एस, सिक्योरिटी से एस आया है और ए एक्ट से ए आया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एनएसए बोल देंगे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक पद होता है जिस पर किसी अनुभवी व्यक्ति को बैठाया जाता है, जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्ड्स काम करता है, उसके कंसर्न में काम करता है। तो यहां पर एनएसए स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और इसी तरह से अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो राष्ट्रीय से रा आया, सुरक्षा से आपका सू आया और अधिनियम से, है ना, अधिनियम से आपका अ आना चाहिए था, पर अधिनियम को ही क्या कहा जाता है? अधिनियम को ही कानून कहा जाता है। तो कानून से आपका क्या आया? का आया। और ये तीनों चीजें एक साथ लिख करके इसी का नाम हुआ रासुका, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो ये सब की सब चीजें एक हैं। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, बहुत अच्छे से आपको उसको समझ लेना है। ये एक्ट, हाँ। हम्म। आप कौन है और राम सर कहाँ है? अरे मैं ही तो हूँ भाई, राम सर। अरे भाई ना, बाल वाल कटवा दिए मैंने, मेरे को बहुत दिन हो गए थे नई के गए हुए। हाँ। क्या मजाक है भाई, दाढ़ी वाड़ी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आती भी नहीं है उस हिसाब से, है ना। बस थोड़ी मतलब यहाँ तक आती है, थोड़ी थोड़ी यहाँ तक आती है। और अपने को कई बार उसका दुख भी होता है, कई बार नहीं होता है। जिसको है वो भी तो परेशानी है, और होती है तो अच्छा भी लगता है भाई।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए अब गंभीरता से इस एक्ट को हम जानना शुरू करते हैं, इस एक्ट को हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कितने अच्छे से आपकी पीडीएफ बनी हुई है, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक पीडीएफ बनी हुई है पूरी तरीके से। तो हमने अभी देख लिया, हाँ समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है मेरे लाडलो प्यारो। अच्छा पंकज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी प्रणाम। जी आदर्श बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमने एनएसए के बारे में देख लिया है कि एनएसए क्या चीज है आपका, एनएसए है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो सबसे पहले हमारे बात में दिमाग में बात आएगी कि भाई एनएसए आपने बनाया है, क्योंकि देखो कोई भी कानून बनता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कानून बनाया जाता है नागरिकों को अपराध करने से रोकने के लिए, कि भाई आपको पर्टिकुलर कोई अपराध नहीं करना है। जैसे दहेज क्या है, दहेज एक ऐसी चीज है जो समाज में कुरीति के तौर पर विद्यमान है, और दहेज के चलते हुए बहुत सारे अपराध भी घटित होते हैं। तो नागरिकों को इससे रोकने के लिए हमने एक कानून बनाया जिसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम रखा। तो उस एक्ट का एक पर्टिकुलर उद्देश्य है कि दहेज को, वो दहेज के अपराधों को कम करे, तो दहेज के बढ़ते मामलों को रोके, वो इस तरह संबंधी। घरेलू हिंसा का एक्ट है, उसका काम घरेलू हिंसा को रोकना है, और जो घरेलू हिंसा का अपराध करता है उसको दंड देना है। इसी तरह सब एक्ट का काम है। तो यहां पर भी जैसा नाम से ही हमको विदित हो रहा है, जैसा नाम से हमको पता लग रहा है कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो क्यों आया है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट और ऑब्वियस पॉइंट है, सीधा सीधा पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। आपको एक बात सोचनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र की सुरक्षा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कोई किसी भी देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है वो लगभग लगभग या कहिए तो दो भागों में बटी होती है, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा को इंटरनल सिक्योरिटी कहा जाता है, जिसको टैकल कौन करते हैं, जिसको टैकल करता है आपका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, और साथ में इसको टैकल करते हैं आपके पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, इसको टैकल करते हैं आपके सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, और आर्मी भी इसमें सहयोग करती है, आर्म फोर्सेस भी इसमें सहयोग करते हैं। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का काम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का है, कोस्ट में कोस्ट गार्ड्स का है, और भी जो आपकी फोर्सेस हैं उनका काम है। स्पेशली अगर टेररिज्म को टैकल करना हो या टेररिज्म को अपोज करना हो तो उसके लिए स्पेशल फोर्स हमारे पास है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है? एनएसजी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का ज्यादातर जो मतलब यहां पर निकल रहा है वो इंटरनल सिक्योरिटी से ही ज्यादा निकल रहा है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या हो रहा था कि पाकिस्तान के या अन्य जो टेरर मतलब बनाने वाले देश हैं या टेरर को बढ़ाने वाले देश हैं, उनके द्वारा हमारे देश में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। बहुत बुरा हाल था आपका। देखो अभी यहाँ पे अभी, और हादसे कभी रुकते नहीं है, उनकी इंटेंसिटी कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है। एक समय मुझे बचपन में भी याद है कि हम लोगों ने देखा था दिवाली में लोग शॉपिंग कर रहे थे दिल्ली में, और धमाके हुए, दिल्ली में चिथड़े उड़ गए लोगों के, और ये चीज मैंने टीवी पर लाइव देखी थी कि कैसे कैसे वहां पर हाल हो रहे थे, और वो चीज आज तक भी नहीं रुकी है। आपने देखा पुलवामा, आपने देखा उरी, और लेटेस्ट आपने अभी 2 महीने पहले देखा है, कुछ ही महीने पहले आपने देखा है 22 अप्रैल, जहां तक मुझे याद है 22 अप्रैल को आपका पहलगाम अटैक हुआ। कितना भयंकर अटैक था वो। तो यही चीज है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। तो एनएसए क्यों लाया गया था? नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो पब्लिक सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर को बनाना, कुल मिलाकर के सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। अब सबसे बड़ी बात है, अब ये लाया तो गया है, बट ये है क्या? ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह का लॉ है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है, आपको पेपर में बोलना पड़ेगा। और जहां तक मुझे याद है तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज एनएसए। तो एनएसए आपका एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, यानी निवारक निरोध कानून। एक ऐसा कानून जो किसी का निरोध करता है। निरोध करने का मतलब है किसी को रोक लेना, किसी को डिटेन कर लेना, किसी को नजरबंद कर लेना। क्यों?
कि वो यदि अपराध कर सकता है, एक तो दो तरह से किसी को पकड़ा जा सकता है। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको जाकर के पुलिस अरेस्ट करती है, उसको पकड़ के लाती है, ठीक है, ये स्थितियां आपकी बनती है पूरी। और एक स्थिति ये है कि अपराध होने की संभावना है, तो अपराध को पहले से रोकने के लिए क्या कर लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है प्रिवेंशन के तौर पर। प्रिवेंशन मतलब एक तरह से निवारण के तौर पर। तो एनएसए क्या चीज है आपको याद रखना है, निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। क्यों? भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए इस कानून का यूज किया जाता है। सपोज करो कि कोई आदमी है ए, है ना, सपोज करो ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद का भी नाम लेना तो डर सा लगता है, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद है, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद है। और अहमदाबाद की एक साइड ये है, अहमदाबाद की एक साइड ये है, और अहमदाबाद की एक साइड ये है। और अहमदाबाद के बराबर में ही कोई छोटा सा कस्बा है जिसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहां पर एक ए नाम का व्यक्ति है, और ये ए नाम का व्यक्ति ये प्लानिंग कर रहा है, क्या ये प्लानिंग कर रहा है इन तीनों साइट को बॉम्ब करने की। क्या करने की? इन तीनों साइट को बॉम्ब करने की प्लानिंग कर रहा है ना, या कुछ भी यहां पर कुछ भी गड़बड़ करने की प्लानिंग कर रहा है। तो अभी तक इसने कुछ किया नहीं है, ठीक है, अभी जस्ट प्लानिंग हो रही है, अभी जस्ट ये लोग ट्रायल बेसिस पर काम कर रहे हैं, ए है बी है। तो ऐसे में जब अपराध अभी हुआ नहीं है, होने की संभावना है, तो सीधे ही क्या करेगी पुलिस, इसको जाकर के उठा के ले आएगी, और उठा करके ले आकर के इसको कुछ समय के लिए बंद कर देगी। आपको एक बात समझनी चाहिए कि एक तो चीज होती है अरेस्ट करना, तो अरेस्ट करने के संदर्भ में एक मामला बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 24 घंटे के गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये फिर मौलिक अधिकारों के खिलाफ आपका आ जाता है। परंतु निवारक निरोध में ऐसा नहीं है। निवारक निरोध में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। इस एक्ट में जो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए चीज है वो इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का टाइम पीरियड ही है कि किस आदमी को कितने टाइम तक निरोध करके रखा जा सकता है, एक बारी में कितने टाइम तक किसी को डिटेन किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, एक बारी में अगर बढ़ाना हो तो कितना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो यहां से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बेटे पढ़ने पे ध्यान दो। अच्छा पंकज, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप संपर्क करना मुझसे, हाँ, टेलीग्राम पर। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कमाल है भाई, ठीक है। तो किसी को क्या करना, भविष्य में यदि वह कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो अपराध को रोकने के लिए उसको हिरासत में ले लेना, यह चीज होती है आपकी निवारक निरोध। क्या होता है? यह चीज होता है आपका निवारक निरोध। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आपने देखा होगा कि निवारक निरोध का जो जिक्र है ना, जो डिटेंशन का जिक्र है, जो डिटेन करने का जिक्र है, हाँ बेटे पढ़ने पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों बिल्कुल ध्यान मत दो। हाँ, अरे बच्चे सबके कमेंट दिख रहे हैं, बस पढ़ने पे ध्यान दो, बाद में 5 मिनट दूंगा सबको डिस्कशन करने के लिए, अभी आप पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। देखो मेरा गला कैसा हो रहा है, बहुत जोर पड़ रहा है आज, कुछ गले में इन्फेक्शन जैसा कुछ हो रहा है, या गला बैठा हुआ जैसा है। तो और मेरी एक हैबिट है, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है, बट जहां पे मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ बाहर तक आवाज जाती है, क्योंकि ऑफलाइन आपको जोश दिखाई दे सकता है बट ऑनलाइन आपको उतना जोश दिखाई नहीं देगा। और साथ में एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ी सी एनर्जी सेव हो सकती है, बट ऑनलाइन टीचिंग में अगर आपने 1 घंटे में जरा सी भी सुस्ती बरती
तो एकदम से क्लास का रसभंग हो जाता है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाती है कि आपने जैसे 2-3 घंटे खड़े होकर पढ़ाया हो सिंगल 1 घंटे में, अगर आपको क्लास को फुल एनर्जेटिक रखना है। तो यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान है, क्योंकि ये जो निवारक निरोध है या जो ये आपका डिटेंशन है, इसका जिक्र आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी किया जाता है। और क्योंकि ये टॉपिक आपका ओवरलैप करता है, दोहराव लेकर के आता है मूल विधि में और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीजें ओवरलैप करेंगी आपकी मूल विधि में और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप उनको छोड़ करके जाते हो तो अपने साथ में आप मतलब दुर्व्यवहार करते हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो सेक्शन आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 22 का पार्ट 3 और उसका भी पार्ट बी, ये क्या कहता है, राज्य की सुरक्षा। तो जहां पर संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग होता है प्यारे, जहां पर लाडले राज्य शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर जो अर्थ उसका निकलता है वो देश से ही निकलता है। किससे निकलता है, देश से ही निकलता है। तो देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध, क्या लिखा हुआ है, निवारक निरोध लिखा हुआ है, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रबंध की अनुमति देता है। ठीक है, किसी की भी, अब मान लिया कि आपने किसी को अरेस्ट किया तो 24 घंटे में आपने कोर्ट में पहुंचाया, देन कोर्ट विल डिसाइड कि उसका क्या करना है। बट अगर कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, आप उसको ऐसा तो नहीं कर सकते कि 24 घंटे आपने हिरासत में रख दिया, देन आपने कोर्ट में उसको भेज दिया, कोर्ट में भेजने के बाद वहां से वो बेल लेकर बाहर आया, बाहर आते इसने बॉम्ब कर दिया, बूम, तो क्या होगा, क्या फायदा हुआ उसको रोकने का, कोई फायदा नहीं। यानी कि आपको उसको एक लंबे समय तक डिटेन करना पड़ेगा, लंबे समय तक रोक के रखना पड़ेगा, जिससे उसके साथियों से उसका संपर्क टूटे या आपको और ज्यादा इंटेल मिले, जानकारी मिले और आप उस पूरे षड्यंत्र को और उस पूरी नेशनल सिक्योरिटी को तहस नहस करने वाली घटना को रोक पाने में सफल हो जाओ। तो अगर आप किसी को एक लंबे समय तक क्या करोगे, डिटेन करोगे प्रिवेंशन के तौर पर, तो वो कहेगा कि मेरा स्वतंत्रता का अधिकार कहां गया भाई, मेरा जो राइट टू फ्रीडम है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहां गया। तो सेक्शन जो आर्टिकल आपका 22(3) का बी पार्ट है, वो ये बोलता है कि अगर देश की सुरक्षा का मामला है और आपकी पब्लिक ऑर्डर की बात है, सार्वजनिक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, आप लोग अधिकारी बनने वाले हो तो बिल्कुल अधिकारी के रौब में रहा करो, ठीक है, नॉलेज गेन करो, अधिकारी में नॉलेज होती है, ठीक है। आप लोग जितने ज्यादा नॉलेजफुल होंगे उतने ज्यादा आप पूजे जाओगे विभाग में जाकर के। जब सबको पता लगेगा कि ये एक ऑफिसर है, इसको एक एक कानून की एक एक धारा याद है, इसको कानून को ऐंठना तोड़ना मरोड़ना आता है, इसको कूटनीति भी आती है ना, और ये बहुत ही शार्प माइंडेड बंदा है, ये आपके केसेस सॉल्व कर देता है। डिपार्टमेंट में जाकर के अगर आपको मौज करनी है, ठीक है, अगर जाकर के घूस खानी और ऐसा करना है, और ये कोई लाइफ नहीं होती है, ठीक है। आपको अगर घूस वूस खानी है फिर तो मतलब जो आपको जो करना है सो करो, उससे तो कोई मतलब मुझे है नहीं, क्योंकि आप ना मुझे बताने वाले हो ना मैं आपको कुछ बोलूंगा। बट अगर आपको फास्टेस्ट प्रमोशन चाहिए तो आपको फिर तेज तर्रार बनना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वर्क हार्ड करना पड़ेगा। आपके पास जो केसेस आएंगे, विवेचना आएंगी, उनको फास्ट सॉल्व करो, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके दो केसेस को, उनमें एफआईआर्स लगाओ, बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो। आप डकैती पड़ रही है कहीं पर तो उसको खोल के दो, लूट होती है तो उन केसेस को खोलो, आप कहीं पर हत्या होती है, मर्डर होता है, कुछ भी होता है तो उन केसेस को उजागर करो, कहां पर क्या हो रहा है, फिर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो बहुत जल्दी आपका प्रमोशन उसमें गवर्नमेंट करती है कि ये बंदा हमको चाहिए। और हर जिले में फिर ऐसे अफसर की डिमांड होती है। हाँ, ट्रांसफर तो मिलेंगे बट प्रमोशन में मिलेगा, सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी और इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो क्या है कि पब्लिक ऑर्डर के कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध की अनुमति देता है। कोई कल को जिसको हम डिटेन करेंगे वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा राइट टू फ्रीडम कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, तो उन्होंने तेरा फ्रीडम नहीं है, तेरे को चमाट लगेगा, ज्यादा नेता मत बन तू, है ना। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें। अब जब हम इस एक्ट में एंटर कर रहे हैं पूरा बेसिक जानने के बाद, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले हमारी अधिनियमन तिथि है ना, अधिनियमन, ठीक, अधिनियमित हुआ था ऐसे बोल लो, या इनेक्ट हुआ है, कब, क्या,
इनेक्ट, इनेक्ट होने का मतलब क्या है, आपका पारित होना, यानी संसद से कब ये आपका हस्ताक्षरित हुआ, कब ये पूरी तरह से पारित हुआ, तो ये डेट आपको याद रखनी है 27 दिसंबर सन 1980। कौन सी है, 27 दिसंबर 1980 को ये एक्ट आपका पारित हो रहा है। हम्म हम्म हाँ। हम्म नहीं, कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं पानी पीने आया था। अच्छा, चलिए, तो इसमें क्या था, इसमें क्या था इंपॉर्टेंट डेट्स में, कि ये पारित हो रहा है 27 दिसंबर 1980 को। और इसमें एक खास बात है, हम हर एक्ट में दो डेट्स को देखते थे। एक में जब वो संसद से पारित होकर के फुल प्रूफ एक कानून बन करके निकल रहा है, दूसरा जब वो प्रवर्तन में आ रहा है, जब उसको लागू किया जा रहा है, जब उसकी एनफोर्समेंट डेट होती है पूरे देश में कि आज से ये कानून लागू है और इसके प्रावधानों का यदि आज से कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो हम उसको इसके अनुसार सजा देंगे, उसका फिर इलाज किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एनएसए के मामले में लागू होने की तिथि और पारित होने की तिथि दोनों एक हैं। 27 दिसंबर 1980 को लागू करते ही, है ना, पारित करते ही उसको क्या कर दिया गया है, उसको आपका लागू कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम क्या देखते हैं जब भी कोई एक्ट शुरू करते हैं कि कुल अध्याय कितने हैं, तो क्योंकि कुल धाराएं कितनी हैं, 18 धाराएं हैं, तो छोटे जो अध्याय होते हैं, छोटे जो आपके अधिनियमन होते हैं, देखो इतनी इतनी लय बनी रहती है कि अगर जरा सी भी टंग स्लिप हो जाए तो इधर उधर स्थिति चली जाती है। हाँ, तो अगर छोटा अधिनियम होता है तो उसमें अध्याय की उतनी जरूरत नहीं होती है, तो इसमें कोई अध्याय नहीं है, पर कुल धाराएं कितनी हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो 18 सेक्शंस हैं। पारित होने की आपके लागू होने की तिथि कौन सी है, 27 दिसंबर 1980 है, और कुल धाराएं कितनी हैं, कुल धाराएं हैं आपकी 28। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। हाँ हाँ, एक सवा महीने में कर देंगे पूरी मूल विधि। हम्म हम्म हाँ, बुक में हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट वगैरह हो गया होगा। हाँ, बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा संभवतः, अब सही कर लो, 27 है। लागू भी सेम डेट को हो रहा है। हाँ, बुक में हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो गई हो टाइपिंग में, हो जाता है कई बार छोटी छोटी चीजें। हम्म इसको आप ध्यान रखिए, यही तिथि आपको याद रखनी है, 27 दिसंबर 1980। ज्यादा मतलब टेंशन मत लो उसकी आप लोग। हाँ। हम्म हाँ, ज्यादा टेंशन मत लो उसकी, इसको देख लेंगे ना, इसको देख लेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे एक बार, क्योंकि डेट्स हैं देखो, और डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, बुक में देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको कल क्लियर कर दूंगा, परेशान मत हो, कोर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सीधे सेक्शन 1 पर। तो सेक्शन 1 हमेशा बात करता है किसके बारे में, सेक्शन 1 हमेशा बात करता हुआ दिखाई देगा संक्षिप्त नाम पर, विस्तार पर, और साथ में किस पर, आपके प्रारंभ पर, कि ये एक्ट हमारा कब आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो सीधी बात है, संक्षिप्त नाम क्या है, तो संक्षिप्त नाम हमारा NSA 1980 है। और विस्तार कहां पर है, तो विस्तार आपके संपूर्ण भारत पर है, भारत के किसी भी कोने में इस एक्ट से कोई भी बच नहीं सकता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बुक में भी देख लेंगे एक बार, कंफर्म कर लेंगे। हो सकता है मुझसे त्रुटि हो रही हो, है ना, हो सकता है मुझसे यहां पर त्रुटि हो रही हो, तो मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। कल देखते हैं, कल इसको क्लियर कर देंगे। अब रुक जाओ भाई, थम जाओ यार ऐसा हो सकता है क्योंकि ये फैक्ट वाला सिस्टम है, इसीलिए मैं हिस्ट्री तो बहुत कम पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ मैं ज़्यादा। हाँ, हिस्ट्री वगैरह उतना पढ़ाने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी घटनाएं तो अच्छी लगती हैं, पर उसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि डेट्स वाला चक्कर बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ,
चलिए, और डेट्स याद रखने का काम तो कंप्यूटर भी कर सकता है। हाँ चलिए आगे। अब हमारा सेक्शन 2 हमारा शुरू हो जाता है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। हालांकि सेक्शन 2 बहुत बड़ा नहीं है, कुल मिलाकर के इस धारा के अंतर्गत 5 ही पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई 5 ही पॉइंट दिए गए हैं। तो सेक्शन 2 ऑलवेज टॉक अबाउट डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस, के क्या क्या हमारे पॉइंट आगे चल करके एक्ट में आएंगे, और एक्ट में आने के बाद क्या क्या उनका अर्थ आपको लगा लेना होगा। जैसे सेक्शन 2A क्या बोलता है, सेक्शन 2A बोलता है समुचित सरकार की परिभाषा। ठीक है, आगे हमारे पास कहीं कहीं लिखा आएगा समुचित सरकार, है ना, हालांकि आपने पहले से भी पढ़ रखा है समुचित सरकार। समुचित सरकार को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या तुम में से कोई बता सकता है, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, किसको कहा जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? हाँ। हम्म। हाँ हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो गया हो, मैं देख करके बताऊंगा। हाँ मैं बुक में देख करके बताऊंगा, क्योंकि बुक में हैं कुछ जगह 5-7 गलतियां जगह जगह हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, वो मैंने देखी हैं। अब उसमें सुधार करवा देंगे, आप चिंता मत करो। आप मुझे बताओ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, मैंने पहले बता रखा था, डेट्स को छोड़ो अभी। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं ये नहीं, मैंने ये नहीं पूछा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, मैंने पूछा है क्या होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार क्या होती है। हाँ कुछ कुछ जवाब सही आ रहे हैं, हाँ बहुत तेजी से आंसर निकल रहे हैं। समुचित सरकार वह सरकार होती है जो विधि द्वारा चुनी गई है ना, यानी कि उसके लिए प्रॉपर इलेक्शंस हुए हैं, प्रॉपर उसके लिए बूथ हुआ है, प्रॉपर पोलिंग हुआ है, देन प्रॉपर काउंटिंग हुई है, उसके बाद बहुमत प्राप्त दल एक आया है निकल करके, उस बहुमत दल के मुखिया को राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए बुलाया है, उन्होंने बुलने के आने के बाद फिर क्या हुआ है आपका, फिर सरकार का गठन किया है, सरकार का गठन करने के बाद प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, उसकी सलाह पर फिर अन्य मंत्रियों की शपथ ग्रहण हुआ है, देन प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो कानून के तरीके से, संविधान के मार्ग से जिस सरकार का निर्माण होता है उसको समुचित सरकार कहा जाता है। तो ये चीज आपको मैं लिखवा देता हूं यहां पर, फिर भी यहां पर लिख लो आप इसको, कि वह सरकार जिसका जिसका चुनाव, है ना, जिसका चुनाव संविधान के दायरे में रहकर हुआ है, संविधान संविधान के दायरे में विधि के अनुसार हुआ है, विधि मतलब कानून के अनुसार हुआ है, के अनुसार हुआ है, कानून के अनुसार हुआ है। तो वह सरकार जिसका चुनाव संविधान के दायरे में विधि के अनुसार हुआ है उसको समुचित सरकार कहते हैं। और समुचित सरकार के अंतर्गत आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, दोनों को ही आप समुचित सरकार कह सकते हो, दोनों ही आपकी समुचित सरकारें हैं, क्योंकि सरकारें कानून के माध्यम से ही चुन करके आती हैं। ये कई बार बहुत ज्यादा मजाक हो जाता है, ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा मजाक हो जाता है। हाँ क्योंकि देखो चुनाव में लोग जाकर के वोट करते हैं, बट उनके नैरेटिव को सेट किया जा सकता है। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, मतलब सीधे सीधे नेता का हो उनको, तो उनको ना ह्यूमन साइकोलॉजी का मास्टर कह सकते हो आप।
वो जानते हैं कि किस टाइम पे क्या बोलना है, किस तरह से मतलब विभाग करना है। और हर किसी ने अपने अपने धड़े पकड़ रखे हैं, किसी ने धर्म के नाम पर पकड़ रखे हैं, किसी ने जाति के नाम पर पकड़ रखे हैं, नहीं पकड़ रखे हैं तो विकास के नाम पर नहीं पकड़ रखे हैं तो उत्थान के नाम पर, है ना, नहीं पकड़ रखे हैं तो ग्रोथ के नाम पर, और चीजें अलग अलग तरह से चलती हैं। हाँ, विधि द्वारा स्थापित सरकार कह सकते हो, बिल्कुल, ये भी एक भाषा लिख सकते हो, एक बच्चे ने बताई है, ऐसे भी लिख सकते हो, विधि द्वारा स्थापित सरकार, ये वाली फॉर्म भी आप लिख सकते हो, विधि द्वारा स्थापित सरकार, विधि द्वारा स्थापित सरकार को आपकी ये कहते हैं, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाएंगे। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 2D, बात करता है व्यक्ति के बारे में। जब भी कहीं पर आगे एक्ट में जाकर के व्यक्ति शब्द का प्रयोग होगा तो उस व्यक्ति शब्द के प्रयोग से भारतीय नागरिक के बारे में आपको बात ध्यान रखनी है कि व्यक्ति का अर्थ भारतीय नागरिक भी है और विदेशी नागरिक भी है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत में आकर के किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले जो आतंकवादी हैं, अब देखो जो आपका 26/11 हुआ था मुंबई में, उसमें सारे के सारे लोग पाकिस्तानी थे, तो वो विदेशी नागरिक ही तो कहलाएंगे। बट हमको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से आया हुआ विदेशी नागरिक नहीं है, डेफिनेटली। और मेरे को लगता है कि विभाजन नहीं होना चाहिए था, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। और विभाजन भी किस आधार पर हुआ? हमारे देश में सारे काम उल्टे ही होते हैं, और वो भी हुआ धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया। देन जो राज्यों का निर्माण हुआ 1953 में, आंध्रा का निर्माण हुआ, वहां पर क्या हो रहा था, भाषाई क्षेत्र, भाषा के आधार पर दंगे भड़क रहे थे। तो रामल्लू की डेथ हो गई, आपको पता है रामल्लू की डेथ हो गई कि भाई हमको भाषा के आधार पर अलग राज्य, दंगे भड़क गए, तो आपके सीधे ही फिर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तो आज भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर नए राज्य का गठन करना है सरकार को तो किस आधार पर किया जाता है, तो भाषा के आधार पर गठन किया जाता है। इसलिए जो जंग छिड़ी हुई है, आप देखो अब दक्षिण भारत में जो जंग छिड़ी हुई है, वो जंग किस चीज की छिड़ी हुई है? वो देखने में लगता है कि भाषा की जंग छिड़ी हुई है, कि भाई अगर तमिलनाडु में हो तो तमिल बोलो, आंध्रा में हो तो तेलुगु बोलो, महाराष्ट्र में हो तो मराठा बोलो। तो वहां पर ये भाषा की भी टक्कर है कि हिंदी भाषा को उनको लगता है कि थोपने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, पर मामला राजनीति का है, मामला पावर करने का है, क्योंकि तमिलनाडु जो है ना वो बहुत जबरदस्त स्टेट बनकर के उभर रहा है इकोनॉमिक रूप से, और ये भी खबरें आती हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, भारत से अलग देश बनना चाहता है। बताओ, ऐसी ऐसी मानसिकता वाले लोग भारत में रहते हैं। तो सेक्शन 2D में एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, जहां पर भी व्यक्ति शब्द का प्रयोग होगा उसका मतलब भारतीय नागरिक से भी है और विदेशी नागरिक से भी है, दोनों से ही है। ओके, उसके बाद सेक्शन 2E, जहां पर भी राज्य सरकार लिखा रहेगा और जहां पर भी संघ राज्य क्षेत्र लिखा रहेगा, वहां पर उसका मतलब क्या है? वहां के प्रशासक से है या वहां के राज्यपाल से है। जहां पर भी लिखा रहेगा राज्य सरकार, तो यानी कि उसका मतलब यह है कि उसके राज्यपाल की बात हो रही है। इसको आप एक पॉइंट में लिख लो, इसको आप एक पॉइंट में लिख लो, जिससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सेक्शन 2E क्या है? सेक्शन 2E क्या है कि यदि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, या संघ राज्य क्षेत्र की बात होती है, हाँ, तो राज्य सरकार का मतलब राज्यपाल से है, राज्य सरकार का मतलब वहां के राज्यपाल से है, और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के मामले में उसका मतलब वहां के प्रशासक से है ना, वहां के प्रशासक से है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से है। किससे है? एडमिनिस्ट्रेटर से उसका मतलब वहां पर आपका निकलता है। राज्यपाल मतलब कि गवर्नर, ठीक है, गवर्नर से है, ठीक है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जहां पर भी राज्य सरकार लिखा रहेगा तो उसका अर्थ है राज्यपाल, और जहां पर भी संघ राज्य क्षेत्र लिखा रहेगा तो वहां पर उसका मतलब है प्रशासक से। इतनी स्थिति क्लियर हो गई? यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बताओ। वाह मेरे शेरों, बहुत अच्छी बात है।
हाँ देखो, अगर आपको मन करे तो आप बुक ले सकते हो, है ना, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि बुक होनी चाहिए। हाँ बुक होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप लो ही। बट अगर आपके नोट्स वगैरह ठीक बन रहे हैं तो आप वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, जैसी आपकी मर्जी करे वैसे करो। मेन चीज ये है कि एग्जाम निकलना चाहिए और कुछ नहीं। आप जितनी बुक छपे सारी मार्केट से उठा लाओ, पढ़ो एक बिना, तो कोई फायदा नहीं है। और आपके पास बुक अगर नहीं लेनी है पर आप में लगन है, आपने चीज़ों को सीख लिया है, पेपर क्रैक कर लिया है, तो उन चीज़ों के मायने हैं। और मैं चाहता हूँ कि गंभीर बच्चे जो हैं, हाँ हाँ, गंभीर जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ चलते हैं सेक्शन 3 पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 है आपका, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। सेक्शन 3 बात करता है कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश जारी करने की शक्ति। यानी कि निरुद्ध करना मतलब डिटेन करना। क्या करना? डिटेन करना। तो यहां पर सीधे सीधे सेक्शन 3 में क्या बात बोली जा रही है कि किसी को डिटेन करने की शक्ति किसके पास है? किसी को डिटेन करने की, डिटेन करने की शक्ति किसके पास है? की शक्ति किसके पास है? किसी को डिटेन करने की शक्ति किसके पास है? ये सेक्शन 3 बोलता है कि केंद्र सरकार भी ऐसा कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र सरकार सीधे आदेश दे सकती है कि बंदी बना लिया जाए, इसको निरुद्ध कर दिया जाए, इसको नजरबंद कर दिया जाए। नजरबंद करना भी एक तरह से निरोध ही होता है, कहीं पर ले जाकर के किसी को बंद कर देना, है ना। राज्य सरकार को भी ये शक्ति है, ठीक है। और प्रशासक, है ना, प्रशासक के, है ना, यहां पर राज्य सरकार है और राज्य सरकार का मामला है, प्रशासक को भी ये शक्ति है। प्रशासक के भी पास ये शक्ति है। किसके मामले में? यूटी के मामले में, यूनियन टेरिटरीज के मामलों में प्रशासक के पास ये शक्ति है। मान लिया पौंडीचेरी है, मान लिया आपका चंडीगढ़ है, दमन दीव है, इस तरह से हैं जो जितने भी आपके अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो वहां पर प्रशासक के पास भी ये शक्ति है। और अगर आप सबसे छोटे स्तर पर देखो तो डीएम के पास भी ये शक्ति है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और पीसी फॉर पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी किसी को डिटेन करा सकता है, उसके पास भी ये शक्ति आपकी होती है। तो किसी को निरुद्ध करने की शक्ति किसके पास है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, और साथ में यूनियन टेरिटरी के मामले में प्रशासक के पास, और राज्य सरकार के मामले में किसके पास? आपके राज्यपाल के पास। ये चीजें ध्यान रखनी है। राज्यपाल तो कुछ करते ही नहीं है, एक्चुअली में गवर्नमेंट ही करती है। और साथ में आपके सबसे लोअर लेवल पर आपके डीएम के पास भी है और पुलिस कमिश्नर के पास भी किसी को निरुद्ध करने के आदेश देने की शक्ति है। ये लोग आदेश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। हाँ हाँ, कैसा सेंटेंस लिखा है सर? समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे होता है। हाँ हाँ, पौंडीचेरी के मामले में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि वहां पर विधानसभा है। जहां पर विधानसभा है वहां पर आपकी पौंडीचेरी, वहां पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वहां पर प्रशासक नहीं होता है। माफी चाहता हूं उसके लिए। हाँ हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेक्शन 3 के अंतर्गत ही यही बात है, वही चल रहा है हमारा, कि कुछ व्यक्ति को निरुद्ध करने के आदेश देने की शक्ति किसके पास है? डीएम के और पुलिस कमिश्नर के, राज्य सरकार के पास, यूनियन टेरिटरी के मामले में प्रशासक के पास, और केंद्र सरकार के पास। कब निरोध किया जाएगा, कब किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाएगा, वो कौन से रीजंस होंगे जहां पर किसी व्यक्ति को बंद किया जाएगा? तो सीधी सच्ची बात है, नेशनल सिक्योरिटी पर ही बात हो रही है। तो सेक्शन 3A जो बोलता है आपका कि कोई व्यक्ति यदि वो क्या कर रहा है, भारत की सुरक्षा पर या भारत के विदेशी सरकारों से संबंधों पर या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीकों से कार्य कर रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है? भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले काम कर रहा है, यानी कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रभावित करने वाले कार्य कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाले काम कर रहा है, या भारत सरकार के जो रिलेशन है दूसरे देश की सरकारों से
उनके उनके साथ जो संबंध है उन संबंधों को प्रभावित करने के काम कर रहा है ना, या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नजरबंद किए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? किसको नजरबंद किया जा सकता है, किसको आपका डिटेन किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है। तो यदि कोई आदमी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है, यदि हमारी अन्य देशों की सरकार के साथ जो अच्छे संबंध हैं उनको खराब करने के लिए काम कर रहा है, या और किसी तरह की सिक्योरिटी को इफेक्ट करने वाले काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिटेन किया जा सकता है। मुझे आज यहीं पे क्लास रोकनी पड़ेगी क्योंकि गला जो है हाँ उतना साथ नहीं दे रहा है। हाँ, कल थोड़ी सी लंबी खींच लें क्लास, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। यहां तक की स्थिति स्पष्ट हुई, समझ में आया? गवर्नर होते हैं राज्यों में जहां पर प्रॉपर सरकारें चुनी जाती हैं, और जैसे चंडीगढ़ है वहां पर कोई सरकार तो होती नहीं है, तो केंद्र सरकार का ही सीधा शासन होता है। तो वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक होता है, वही चीजों को देखता संभालता है। हाँ। हम्म। हाँ, नहीं, जॉब करने के बाद थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर अभी कुछ समय, जब तक तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर तब तक मतलब थोड़ा सा सरवाइव कर सको। हाँ। बाबा रामदेव की शादी क्यों नहीं हो रही? पता नहीं भाई, वो नहीं कर रहे होंगे। ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो? हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन अब पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गले में। हाँ। हाँ, पंडित किसी एक जाति विशेष के लिए शब्द प्रयोग नहीं होता है। पंडित किसको कहते हैं? पंडित जो शब्द है वो पंडा नामक शब्द से निकला है। पंडा, पंडा बुद्धि का एक प्रकार माना जाता है कि जिसकी पंडा बुद्धि जागृत हो जाती है। पंडा बुद्धि उसको कहते हैं जो बुद्धि सही और गलत के बीच में अंतर करने के लिए अपने आप को सक्षम बना लेती है। यानी कि जब हमारी बुद्धि को यह चीज समझ में आने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या मेरा फायदा है, किस चीज में मेरा नुकसान है, किसमें देश का फायदा है, किसमें देश का नुकसान है, ये चीजें, मतलब जब सही गलत के बीच में अंतर करने में सक्षम हो जाती है बुद्धि, तब उसको पंडा कहते हैं। और जिसके पास पंडा नामक बुद्धि होती है उसी को पंडित कहा जाता है। कि आप देखो कि संगीत के जो आचार्य होते हैं, संगीत के बड़े बड़े जो मजे हुए कलाकार होते हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनके सामने पंडित लिखा रहता है। कोई जाति विशेष से संबंधित नहीं होता है। पंडित क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान को रखने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। हाँ, आगे से हटिए। लो भाई, हट गया, हट गया भाई, हट गया। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी फिर हम कल करेंगे इसको। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद। अच्छे लग रहे हैं। नाई के गए थे ना, हम कटवा के आ गए। हाँ, देखो, अगर आप अभी विवाह नहीं हुआ है तो बहुत अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अच्छा, थोड़ा साइड हो जाओ। हो तो गया बेटा, और कितना साइड हूँ? गले में और यहाँ पीछे भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरी शादी के चक्कर में बहुत रहते हो तुम लोग। रिश्ते करवाओगे क्या मेरे? आज अभी मैं बहुत ज्यादा बोलने में मतलब समर्थवान नहीं हूँ, थोड़ी समस्या मुझे हो रही है गले में। तो मैं आज गला ठीक कर लूंगा, कल फिर मिलूंगा आपसे। कल इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग। फटाफट चलते हैं। हाँ, बीएनएस, बस इन एक्ट को खत्म करने के बाद बीएनएस शुरू करेंगे। हम्म। हाँ, वो जो उन्होंने लिखा है ना कबीर जी ने, कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का भया पढ़े सो पंडित होए। इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये सब ऐसे ही कहने वाली बातें नहीं है। कबीर जी जो हैं, हाँ, हाँ, वो केस हुआ है, बहुत गंदा काम हुआ है वो कोई यादव जी थे, तो वो कथा कह रहे थे जा करके। तो वहाँ ब्राह्मण लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ मतलब कथा कैसे कह रहे हो? तो उनकी चोटी, अब देखो सबसे बड़ी बात है, चोटी
एक तरह से हिंदुओं के लिए चोटी बहुत ज्यादा जरूरी अंग है ना, हर एक व्यक्ति को चोटी रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और वे कैसे लोग ब्राह्मण अपने आप को कह सकते हैं जो चोटी ही काट रहे हो? हाँ, जो चोटी ही काट रहे हैं वो अपने आप को कैसे? तो ये सब क्या है, ब्राह्मण अगर अपने आप को कोई कहता है, ठीक है, मैं आपको एक चर्चा बताता हूं, ब्राह्मण अपने आप को कोई कहता है तो सबसे पहले ब्राह्मणोचित कर्म भी तो करे। ब्राह्मण के लिए 3 समय की संध्या बताई गई है। बहुत सरल स्वभाव होना चाहिए, बहुत मृदु स्वभाव होना चाहिए, बहुत सरल, कम से कम में भी संतोष कर ले, ना मिले तो ऐसे में संतोष कर ले। ऐसे ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए हैं अलग अलग जगह पर वहां पर कितना जघन्य अपराध हुआ कि वो बेचारे ने कथा अगर थोड़ी सी कह दी, और पुराणों की कथा कहने के सभी अधिकारी हैं इसमें। ये है, ये ऐसा नहीं है कि पुराणों की कथा नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। सूत जी ने नहीं कही है कथा पुराणों की 88,000 ऋषियों को कह करके, 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में बिठा करके, और फिर वहां पर क्या काम हुआ कि महिला से नाक रगड़वा के माफी, और उसी का जो यूरिन है वो उन पर वो। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो जातिगत भेदभाव करते हैं। ऐसे लोग होते कुछ नहीं है, ये बस समाज के कीड़े होते हैं। और इनके इस एक्ट की वजह से आप ये सोचो कि समाज में कितनी बुराइयां चलेंगी। अब समाज में फिर वही जातिगत भेदभाव चलेंगे। अब क्या होगा, लगातार ब्राह्मणों को गाली दी जाएगी, ये होता है। उधर से कम्युनिटी, मतलब एक तरह से ये कास्टिसिज्म का एक बयार सी बह जाएगी, और अपने आप को इस तरह से लोग बोलते हैं तो वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, वो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है जो ऐसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो घटिया सोच होती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोग ना तो कुछ जानते हैं ना कुछ पा पाते हैं, निरे अहंकार को लेकर ढोते रहते हैं। तो ये फर्जी बातें हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य भी कहलाने का अधिकार नहीं है, और उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हाँ, तो ऐसा होता रहता है, पर ये बहुत जघन्य बात है। ऐसे मतलब उठा करके भगवान का गुण ही तो गा रहा है, उसका मन है। और दूसरी एक बात है कि ऐसा नहीं है, अगर कोई कहता है कि भाई हम तो मोह माया से दूर हैं और हम ही कथा कहते हैं, तो भाई साहब करोड़ों रुपए लेते हैं लोग कथा कहने के। दूध का धुला यहाँ पर कोई नहीं है। मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ, बट सीधी सच्ची बात है, अध्यात्म जो है वो एकांत का विषय है। अध्यात्म एकांत का विषय है। समर्थ गुरु धारण करके और एकांत में जो साधन करता है वो परम तत्व को प्राप्त करता है। बाकी तो ज्यादातर इस आधार पर दम्भ ही फैलता है, फर्जीवाड़ा ही चलता है। तो इसलिए सदग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए, ग्रंथों के माध्यम में, ग्रंथों में गुरु ढूंढ लेना चाहिए अगर अध्यात्म का है, पर जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दम्भ फैलाने वाले, पाखंड फैलाने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हाँ, 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 ठीक है। हाँ, पहले और भी ज्यादा वजन हमारा ज्यादा था। अभी तो हम वजन कम करेंगे। अभी हम इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे बीच बीच में वजन कम करने की झलकियां अपनी, उसमें पता लगेगा। योगाभ्यास शुरू करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वजन को कम से कम 25 से 30 किलो तोड़ना है कम से कम अब, क्योंकि अब खड़े होने में भी दिक्कत होने लगी है, एड़ियों में दर्द हो जाता है पूरे पूरे दिन खड़े हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। ध्यान रखिए। लव यू ऑल गाइस, बाय।